हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है हम जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाके उसे देख लीजिए। उसमें मैंने अपॉइंटमेंट्स, एग्रीमेंट सेक्शन और जो भी अवार्ड्स थे इम्पॉर्टेंट, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, टोटल कितने को मिला है, 131 लोगों को टोटल दिया गया है। तो इन सब पर मैंने उसमें बात कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो आइए इसमें हम शुरू करते हैं। इसमें बात करेंगे आज इम्पॉर्टेंट डेज़ और थीम्स पर जो भी जनवरी 2026 की हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला अगर हम देखें तो वैश्विक परिवार दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। दूसरा है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। विश्व ब्रेल लिपि दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स? तो 4 जनवरी को। और याद रखना पहला विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया गया था? 2019 में। कब हुआ था? 4 जनवरी 2019 को पहला विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था 2019 में। ठीक है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये इसमें याद रखना। और पहला 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। आगे हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 1915 में आपको पता है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो उनके परिप्रेक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 9 जनवरी 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब से? 9 जनवरी 2003 से। और 2 वर्षों में इसका आयोजन एक बार किया जाता है। तो ये 2015 से शुरुआत हुई थी इसकी, कि 2 वर्षों में इसका एक बार आयोजित करते हैं या इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये शुरुआत 2015 से हुई थी। और पहली बार ये कब से शुरू हुआ था? तो 9 जनवरी 2003 से। ये फ्रेंड्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 जनवरी को। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और इसके विषय की बात करें, थीम इसकी क्या रखी गई है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसकी थीम रखी गई है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलता है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलता है। इसका विषय रखा गया है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। क्या रखा गया? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम है बहुत इंपॉर्टेंट, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और इसकी थीम है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। बात करते हैं भारतीय थल सेना दिवस। ये कब होता है? 15 जनवरी को। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और सबसे इम्पोर्टेंट लोकपाल स्थापना दिवस, अगर ये दूसरा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 16 जनवरी 2026 को दूसरा मनाया गया है लोकपाल स्थापना दिवस। तो अगर लोकपाल स्थापना दिवस की बात करें तो 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये दूसरा है अब की बार। पहला कब मनाया गया था? अगर हम फर्स्ट लोकपाल स्थापना दिवस की बात करें तो ये मनाया गया था 16 जनवरी 2025 को। ठीक है फ्रेंड्स, 16 जनवरी 2025 को इसका पहला स्थापना दिवस मनाया था। तो अगर हम बात करें इसके गठन की, लोकपाल स्थापना दिवस गठन की बात करें तो ये एक्ट था लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत इसका गठन 16 जनवरी 2014 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका गठन 16 जनवरी 2014 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। ये भी 16 जनवरी को होता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, अगर इसके राज्यत्व दिवस की बात करें कि ये कब मनाया जाता है तो 21 जनवरी को। और इनकी स्थापना की बात करें अगर इन तीनों राज्यों की, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, MMT। कैसे? MMT। त्रिपुरा के बगल में मिजोरम जो पड़ता है उसको इसमें ऐड नहीं करना है, इतना बस ध्यान देना है, उसको हटा देना है। बाकी इसमें त्रिपुरा
मणिपुर और मेघालय। इनका स्थापना दिवस 21 जनवरी को, और स्थापना कब हुई थी तो 1972 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। आगे हम बात करते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस की बात करें तो ये सुभाष जी के उस पे मनाया जाता है, उनके परिप्रेक्ष्य में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। ठीक है, तो सुभाष चंद्र जी की जयंती भी होती है 23 जनवरी को, तो ये पराक्रम दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो ये कब होता है, ये होता है 24 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है तो ये 24 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य दिवस 76वां। तो 76वां उत्तर प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया है, 24 जनवरी को मनाया गया। अगर इसकी विषय की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये विषय, विकसित भारत विकसित यूपी। ठीक है, विकसित भारत विकसित यूपी इसका विषय रखा गया है उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस का। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये भी 24 जनवरी को होता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करें तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर पूछें तो 24 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को। थीम है विकसित भारत विकसित यूपी। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो ये 16वां है, ये भी 25 जनवरी को मनाया गया है। तो 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है, ये 25 जनवरी को मनाया गया है 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है, 25 जनवरी को। और इसमें थीम की बात करें तो 2025 में इसका जो विषय था ये पहल एवं नवाचारों का वर्ष, चुनाव का पर्व और बिहार का गर्व रखा गया था। और इसमें जो विषय जो 2026 की बात करें तो क्या है, मेरा भारत मेरा मत, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। क्या विषय है, मेरा भारत मेरा मत, मेरा भारत मेरा मत और भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, ये इसका विषय है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब होता है तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को होता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात करें तो ये भी 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। और अब हम आगे बात करते हैं गणतंत्र दिवस। तो ये 77वां गणतंत्र दिवस था आपकी बार का, जो 26 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ। कहाँ पे, कर्तव्य पथ पर। तो जो द्रौपदी मुर्मू है हमारी राष्ट्रपति जी, उन्होंने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया 26 जनवरी को। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि कर्तव्य पथ पर पहली बार मतलब भारतीय गाथा की एक विशेष झांकी निकाली गई है ना, पहली बार भारतीय गाथा की एक विशेष झांकी निकाली गई है। और ये जो झांकी है ये भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों के सफ़र को दर्शाती है। तो उसको ये प्रदर्शित करके ये झांकी, भारत गाथा झांकी निकाली गई है, भारतीय सिनेमा को ये प्रदर्शित करती है 100 वर्षों के, उसके 100 से अधिक वर्षों के उसके सफ़र को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अगर ये पूछे कि भारत गाथा जो विशेष झांकी इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो जो फिल्म निर्माता है संजय लीला भंसाली, क्या नाम है, संजय लीला भंसाली, ये फिल्म निर्माता है, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये फ्रेंड्स याद रखना। अब हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड में जो राज्य और उनकी जो झांकियाँ निकाली गई हैं उस पर बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की झांकी क्या थी, उत्तर प्रदेश की झांकी क्या थी, तो ये थी बुंदेलखंड की संस्कृति। उत्तर प्रदेश की झांकी थी बुंदेलखंड की संस्कृति को दर्शा रही थी। और मध्य प्रदेश की लोक माता देवी अहिल्याबाई के होलकर पर ये झांकी निकाली गई थी। और छत्तीसगढ़ की थी वो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। और राजस्थान की रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श बीकानेर स्वर्णकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये थीम, जो भी राज्य की हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखना फ्रेंड्स कि जो इसका विषय रखा गया था, मतलब झांकी का जो विषय रखा गया था वो विषय था वंदे मातरम के, क्या विषय रखा गया था, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, वंदे मातरम के 150 वर्ष इसका झांकी का विषय रखा गया था। और इसमें अगर मुख्य अतिथि की बात करें तो 2 मुख्य अतिथि थे, 2 मुख्य अतिथि आए थे इसमें, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। कौन, एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, कौन थे, एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। और एक थी
वॉन डेर लियन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना, उर्सुला वॉन डेर लियन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी। आगे हम बात करते हैं इसमें साइंस एंड टेक, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है वो साइंस एंड टेक में वो हम इस पे बात करते हैं। तो पहला है भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्कॉर्प, और इसको किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया है। यहाँ की एक स्टार्टअप कंपनी है एक्सटेरा रोबोटिक्स। कौन सी स्टार्टअप कंपनी है? एक्सटेरा रोबोटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, रोबोटिक्स। तो एक्सटेरा रोबोटिक्स IIT कानपुर की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसने इसको मतलब विकसित किया है, भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प। तो एक ये याद रखना इसमें कि ये डॉग रोबोटिक है और इसकी इसमें आर्म्स भी लगी होंगी। आपने न्यूज़ में इसको देखा होगा, तो इसमें आर्म्स भी लगी हुई हैं, जो कि ये मतलब दुर्गम रास्तों पर चलने में, कोई भी चीज़ उठाने में और उसकी जांच करने में ये रोबोट सक्षम होगा। तो ये एक मैनिपुलेटर रोबोट है जिसका नाम है स्कॉर्प, ये याद रखना इसमें। आगे हम बात करते हैं हॉप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा कौन विकसित कर रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश कर रहा है। और हॉप आइलैंड ये कहाँ पड़ता है? तो ये काकीनाडा खाड़ी में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हॉप आइलैंड काकीनाडा खाड़ी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि गोदावरी नदी के मुहाने पर है ये, और यहीं पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित कर रहा है आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, एक रोबोट की तैनाती की जा रही है जो कि ह्यूमनाइड रोबोट है। कैसा है? ह्यूमनाइड रोबोट। इसका नाम क्या है? ASC अर्जुन। तो ASC अर्जुन एक ह्यूमनाइड रोबोट है जिसकी तैनाती विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में की जा रही है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसकी जो तैनाती है वो की जा रही है, किस लिए? सुरक्षा सेवा और संरक्षण देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ASC अर्जुन कहाँ पे तैनात किया जाएगा? विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर, और ये एक ह्यूमनाइड रोबोट है, ये याद रखना। आगे हम बात करते हैं पाथजेनी। पाथजेनी याद रखना, पाथजेनी क्या है? तो ये एक औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है पाथजेनी, ये औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित हो रहा है पाथजेनी, ये याद रखना इसका नाम। फिर हम बात करते हैं कृषि छिड़काव। कृषि छिड़काव ड्रोन लॉन्च, ये एवी स्प्रे IOC, और ये चेन्नई स्थित डीप टेक ड्रोन कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, कृषि छिड़काव ड्रोन लॉन्च। आगे हम बात करते हैं स्वदेशी स्ट्रोक डिवाइस सुपरनोवा स्टंट का पहला नैदानिक परीक्षण अगर पूछे कहाँ पे हो रहा है, तो ये एम्स दिल्ली में हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि स्वदेशी स्ट्रोक डिवाइस सुपरनोवा स्टंट, इसका पहला नैदानिक परीक्षण कहाँ पे? तो ये एम्स दिल्ली में हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स याद रखना। फिर है 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन का विकास कहाँ पे, कहाँ स्थापित किया जाएगा स्टेशन? ये दिल्ली में। तो ये जो दिल्ली में जो मौसम स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, ये मतलब स्वचालित है और कैसा है? 3D प्रिंटेड है। ठीक है, 3D प्रिंटेड है फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक में था, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और याद हो जाएगा जल्दी से। आगे हम बात करते हैं डिफेंस सेक्शन पर। डिफेंस सेक्शन की बात करें तो एक अभ्यास हुआ है जनवरी 2026 में, मतलब ये अभ्यास हुआ है एकता 2025 नाम से। ठीक है, तो द्विपक्षीय अभ्यास है ये, किसके किसके बीच? भारत और मालदीव, और ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? मालदीव के माले में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मालदीव के माले में ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ये आयोजित हुआ है दो देशों के बीच, इसमें भारत और मालदीव हैं, और ये एकता, क्या नाम है? एकता 2025। मतलब भारत और मालदीव याद रखना एक है, तो स्थान एक, मतलब माले मालदीव में ये आयोजित हुआ है। आगे हम बात करते हैं तटरक्षक अभ्यास है ये दोस्ती। ठीक है, तटरक्षक अभ्यास है दोस्ती, और ये त्रिपक्षीय है, मतलब इसमें भारत और मालदीव के अलावा एक और देश आ जाता है श्रीलंका, और इसका भी आयोजन मालदीव माले में ही हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आयोजन मालदीव में हुआ है, ये त्रिपक्षीय है, इसमें श्रीलंका भी शामिल हो जाता है। आगे हम बात करते हैं पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, इसको किसने डेवलप किया है? तो DRDO ने, और ये कहाँ पे? उड़ीसा में।
तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है LRGR-120। इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में। और किसने किया है? तो याद रखना DRDO ने किया है। फिर है एक विशेष आधुनिक युद्ध बल है भैरव। इसका गठन जनवरी 2026 में, और इसमें इतना याद रखना कि ये डेजर्ट फाल्कन भी इसको कहा जाता है। तो भैरव को क्या कहा जा रहा है? डेजर्ट फाल्कन। और ये कब गठन इसका हुआ है? जनवरी 2026 में। और एक युद्धक बल है जो कि आधुनिक, विशेष आधुनिक है, ये मॉडर्न तकनीकी पर मतलब ये आधारित है, युद्धक बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी जो ये कहाँ हुआ है? तो ये वेनेजुएला में हुआ है। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये वेनेजुएला में हुआ है। और ये किसने किया है? तो ये अमेरिका ने जो है सैन्य कार्रवाई करवाई है वेनेजुएला पर। कब? 3 जनवरी 2026 को। वेनेजुएला की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है? कराकस है। ठीक है, कराकस है। और वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है वेनेजुएला। ठीक है फ्रेंड्स, तो कराकस में याद रखना इसमें कि कराकस में राष्ट्रपति आवास पर छापा मारा, मतलब अमेरिका ने इस पर सैन्य कार्रवाई की, तो वहाँ पर छापा मारकर निकोलस मादुरो जो यहाँ के राष्ट्रपति थे और उनकी जो पत्नी थी सिलिया फ्लोरेंस, इनको हिरासत में ले लिया। और वेनेजुएला के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति फिर यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए डेल्सी रॉड्रिग्ज। ठीक है, तो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दिए गए डेल्सी रॉड्रिग्स, याद रखना। और निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म और हथियार से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा यहाँ पे चलाया जाएगा। तो आपको पता है कि ट्रंप जी जब से आए तब से उथल पुथल मचाए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पहल मिशन सुदर्शन चक्र। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले में। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोदी जी ने इसका अनावरण किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा पहल मिशन सुदर्शन चक्र का। इतना इसमें इम्पोर्टेंट है, तो ये फ्रेंड्स याद रखना। आगे हम बात करते हैं ओबेचुरीज की बात करें तो इसमें है माधव गाडगिल, सबसे इम्पोर्टेंट ओबेचुरीज में, कि माधव गाडगिल जो है ये पारिस्थितिकीविद और पर्यावरणविद हैं। इनको पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए जाना जाता है, माधव गाडगिल को। माधव गाडगिल समिति भी बनी थी ना पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, तो वही है। इनके बारे में याद रखना कि इनको 1981 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2024 में UN के चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज से इनको नवाजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट है UN वाला, और पद्मश्री और पद्म भूषण। तो माधव गाडगिल का संबंध पश्चिमी घाट संरक्षण से है, और इनको 1981 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2024 में UN के संयुक्त राष्ट्र के चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज से इनको नवाजा गया था। तो फ्रेंड्स याद रखना, इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं अजीत पवार। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि महाराष्ट्र के ये उप मुख्यमंत्री थे, एनसीपी के नेता थे, मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ये नेता थे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। ये उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। तो प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई है अजीत पवार की। तो ओबेचुरीज में दो ही इंपॉर्टेंट थे, माधव गाडगिल और अजीत पवार, इनके बारे में याद रखना। आगे हम बात करते हैं स्कीम एंड कैंपेन की बात करें तो इसमें भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना, मतलब ये भारत की पहली है, ओपन सी है। ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना की बात करें तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जितेंद्र सिंह ने इसको जो है शुरू किया है। कहाँ पे? श्री विजयपुरम में। ठीक है, तो भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना है। इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जितेंद्र सिंह ने श्री विजयपुरम में इसको शुरू किया है, ये याद रखना। फिर एक स्कीम है आमे पढ़िवा आमा भाषा रे योजना। क्या है? आमे पढ़िवा आमा भाषा रे योजना। ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। किसने शुरू किया है? किस स्टेट ने? तो ओडिशा ने इस स्कीम को शुरू किया है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, आमे पढ़िवा आमा भाषा रे योजना। और ओपन सी समुद्री मछली पालन ये कहाँ से? श्री विजयपुरम से शुरू की गई है। किसने शुरू किया है? तो ये जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है।
आगे बात करते हैं बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना। ये जो बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना है, ये विशेषतः सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए जो है ये परियोजना शुरू की गई है। बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना ये किसने, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करवाई है ये परियोजना। फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किसने शुरू की है, तो ये बिहार सरकार ने। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार ने, और ये कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना कहाँ की है, बिहार सरकार की, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार की, कक्षा 9 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये है। और बेम्बला नदी सिंचाई ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे स्कीम और कैंपेन। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स पर। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन प्लीज़ पूरा देखना, चाहे आप इसको स्पीड पर ही देख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आज हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ही बचा है। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करें तो इसमें टी20 में सबसे ज़्यादा, याद रखना कि टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन सी हैं, दीप्ति शर्मा है। ये 152 विकेट लिए हैं इन्होंने, और 151 विकेट लिए थे मैगन शूट, ऑस्ट्रेलिया की थी ये। ठीक है, 151 विकेट लिए थे मैगन शूट जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो अब ये पहली मतलब बन गई हैं दीप्ति शर्मा जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं टी20 में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है विजय हजारे ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो इसको आयोजन इसका बात करें तो बेंगलुरु में हुआ था, और जीता किसने है, विदर्भ। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी बनी है, स्मृति मंधाना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली है ना, यहाँ पे छूट गया है, पूरे करने वाली दूसरी महिला बनी है स्मृति मंधाना। पहली कौन थी, मिताली राज थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में। पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, सोनम येशे। ये कहाँ के हैं, भूटान के हैं। तो पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज सोनम येशे हैं, कहाँ के हैं, भूटान के। 2025 में हॉकी जूनियर विश्व कप का 14वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो 2025 हॉकी जूनियर विश्व कप ये 14वां संस्करण था इसका। इसमें अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो जर्मनी ने जीता है, और रजत पदक की जब बात करें मतलब तो स्पेन, और कांस्य पदक की बात करें तो भारत। तो गोल्ड मेडल जर्मनी, सिल्वर मेडल स्पेन है, और सिल्वर मेडल क्या है, स्पेन है, और कांस्य ब्रॉन्ज की बात करें तो भारत ने जीता है। तो ब्रॉन्ज किसने जीता है, भारत ने, ये याद रखना, इंडिया वाला याद रखना कि बस मतलब ब्रॉन्ज जीता है इसमें हॉकी जूनियर विश्व कप में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, लेह लद्दाख में इसका आयोजन हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। अगर इसमें शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर है शीन ए शी हेमतेंदुआ। इसका शुभंकर है, और लेह लद्दाख में आयोजित हुआ था। शीर्ष राज्य की अगर हम बात करें तो हरियाणा, इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा शीर्ष राज्य है, फिर है लद्दाख, और फिर है महाराष्ट्र। ठीक है, हरियाणा है, फिर लद्दाख है, और फिर तीसरे नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र है। गोल्ड की बात करें तो हरियाणा ने 7 गोल्ड लिए हैं, और 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल 12। माफ़ करिएगा, यहाँ पे 2 सिर्फ लिखा है, गलती से हो गया, 12 है। ठीक है, तो और लद्दाख की बात करें तो ये गोल्ड की बात करें 11 गोल्ड हैं, और 11 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं, और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं, 5। महाराष्ट्र की बात करें तो ये 7 गोल्ड और 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। तो आप इसमें बस इतना याद रखना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसने कितना जीता है, बस आपने इतना याद रखना है कि ये हरियाणा इसमें टॉप पर है, फिर लद्दाख है, और फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। और आयोजन कहाँ हुआ था, लेह लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स। आगे हम बात करते हैं समिट की बात करें, समिट पर देख लेते हैं। लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। तो ये इम्पोर्टेंट है।
हालांकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट समिट है, आपको याद रखना है कि लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन पर पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे, ये भी नई दिल्ली में हुआ है। तो दूसरा जो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है ये भी नई दिल्ली में हुआ है और इसका विषय क्या रखा गया है, सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व। इसका विषय क्या रखा गया है, सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व, इसका विषय रखा गया है बौद्ध शिखर सम्मेलन का। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन की बात करें तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये फ्रेंड्स याद रखना। और ये भी याद रखना विश्व आर्थिक मंच इम्पॉर्टेंट है, इसकी 56वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी और आई थिंक पेट में आया था, है ना, पेट में जो 2025 में है, ये पेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो विश्व आर्थिक मंच उसमें शायद 55वीं पूछी गई थी, तो ये 26वीं बैठक अब की बार कहाँ पे हुई है, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। तो विंग्स इंडिया कहाँ पे, तो ये हैदराबाद में, विंग्स इंडिया कहाँ पे, हैदराबाद में। और यूपी क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुई है, लखनऊ में, इम्पॉर्टेंट है। यूपी क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट की बात करें तो ये लखनऊ में और विंग्स इंडिया हैदराबाद में। और विश्व आर्थिक मंच की 56वीं जो वार्षिक बैठक है वो होती है, वो कहाँ पे हुई है 2026 में, तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। आगे हम इम्पोर्टेंट मेला और महोत्सव पर बात करें। इम्पोर्टेंट मेला महोत्सव की बात करें तो माफ़ करिएगा, बोडा त्यौहार की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। बोडा त्यौहार की बात करें तो कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है बोडा त्यौहार। और पहला नमो पुस्तक महोत्सव ये कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और विश्व पुस्तक मेला ये भी नई दिल्ली में। इसमें अतिथि याद करना कि कतर और फोकस कंट्री कौन सा था, तो स्पेन था, ठीक है। अतिथि देश कतर है और फोकस देश कौन सा है, स्पेन है। और विश्व पुस्तक मेला कहाँ पे, नई दिल्ली में हुआ है। पहला नमो पुस्तक महोत्सव नई दिल्ली में। और बोडा त्यौहार की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ, हिमाचल प्रदेश में मतलब होता है बोडा त्यौहार। आगे हम बात करते हैं रैंक्स की बात करें, रैंक्स एंड रिपोर्ट की बात करें तो ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 की बात करें तो ये इसमें कौन सी है, जयश्री उल्लास इसमें पहले टॉप पर हैं। फिर दूसरे नंबर पर सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं। और तीसरे पे हैं निकेश अरोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में याद रखना जयश्री उल्लास टॉप पर है, फिर सत्य नडेला और फिर निकेश अरोड़ा। निर्यात तैयारी सूचकांक, ये मैंने आपको यूपी बजट जब पढ़ाया है तो उसमें भी बताया है। निर्यात तैयारी सूचकांक मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करें तो ये नीति आयोग ने इसको जारी किया है और ये चौथा संस्करण है। इसमें टॉप पर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है और फिर गुजरात है। चौथे नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। और इसका वो जरूर याद रखना कि ये अग्रणी राज्यों में शामिल है। वैसे तो ये चारों अग्रणी राज्यों में शामिल है, आकांक्षी इसमें नहीं है। तो पहले पे महाराष्ट्र है और दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। इसका स्कोर याद रखना, स्कोर क्या है इसका स्कोर है 62.09%। इसका स्कोर क्या है 62.09 और ये अग्रणी राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक चौथे नंबर पर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना फ्रेंड्स, इंडेक्स। आगे हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 कॉरपोरेट स्टार्टअप सूची में एकमात्र BPCI भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी शामिल है। तो वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 कॉरपोरेट स्टार्टअप सूची में एकमात्र कंपनी है BPCI। ऐप्स और पोर्टल की बात करें, पंखुड़ी पोर्टल ये किसने बनाया है, पंखुड़ी पोर्टल की बात करें तो ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने इसको जो है इसका वो किया है, पंखुड़ी पोर्टल को बनाया, श्रीमती अन्नपूर्णा। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ करिएगा थोड़ा सा,
तो पंखुड़ी पोर्टल की बात करें तो ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं और ये महिलाओं और बच्चों के लिए विकसित किया गया है। ये पंखुड़ी पोर्टल किसके लिए विकसित किया गया है? तो महिलाओं और बच्चों के लिए इसको किसने लॉन्च किया है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। ई स्वायु 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, इन्होंने इसको लॉन्च किया है ई स्वायु 2.0। और ये याद रखना ई स्वायु 2.0 किसके लिए है? तो जो भी संपत्ति मालिक हैं उनको मतलब दस्तावेज प्राप्त करने में कोई मतलब बाधा ना पहुँचे, तो आसानी से दस्तावेजों तक पहुँच जो संपत्ति मालिक हैं उनको देने के लिए ये ई स्वायु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है सिद्धरमैया, जो कि कर्नाटक के सीएम हैं। निरंतर पोर्टल की बात करें तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है। ठीक है। निरंतर पोर्टल की बात करें तो किसका है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है ये पोर्टल, याद रखना। फिर बात करें प्राया पोर्टल की बात करें तो ये सेबी ने इसको जो है सेबी ने इसको लॉन्च किया है। ये वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता लाने के लिए ये पोर्टल डेवलप किया गया है। प्राया पोर्टल किसने? सेबी ने इसको डेवलप किया है वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता लाने के लिए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट या क्वेश्चन समझिए, इसको देख लेते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक ये कहाँ पे इनोग्रेट किसने किया है? तो इसका इनोग्रेशन किया है श्री राजनाथ सिंह ने, और कहाँ पे? लद्दाख में किया है। कहाँ पे किया है फ्रेंड्स? कहाँ पे किया है? लद्दाख में किया है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक कहाँ पे? लद्दाख में किया है इसको। और आगे हम बात करते हैं भारत के पहले विद्युत संग्रहालय, ये कहाँ पे? पटना में बनाया जाएगा। भारत का पहला विद्युत संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? पटना में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पे? लद्दाख में। इनोग्रेशन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में हेड स्कार्फ पर रोक ये किसने लगाई है? ये लगाई है ऑस्ट्रिया ने। ठीक है। हेड स्कार्फ पर रोक लगाई है 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए, तो ये ऑस्ट्रिया ने लगाई है। धान उत्पादन में शीर्ष देश की बात करें, धान उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? पहला भारत और दूसरा चीन है। ठीक है। कितना उत्पादन करता है? 150.18 MMT, माफ़ करिएगा, MMT। ठीक है। तो धान उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? भारत अब हो गया है, और दूसरे नंबर पर चीन है, 150.18 MMT का उत्पादन करता है। बायो विटामिन का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। बायो विटामिन का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। अटल पेंशन योजना का विस्तार की बात करें तो ये 2030-31 तक रहेगा। और ये अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी अटल पेंशन योजना की, और 2030 से 2030 है ये फ्रेंड्स, 2030 से 31 तक जो है इसका विस्तार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2030 है, तो 2030 से 31 तक इसका विस्तार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश डंप शहर कौन सा है? तो ये लखनऊ है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश डंप शहर कौन सा है? तो ये लखनऊ है। आगे हम बात करते हैं 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पहला राज्य बना है असम। तो 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य असम बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष की बात करें तो 2026 ये यूएन ने घोषित किया है, मतलब 2026 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन गुवाहाटी में किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। कौन सा है? ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर, इसका उद्घाटन किसने किया है? श्री अमित शाह ने किया है। और ये कहाँ पे है? गुवाहाटी में। पारस्परिक डाक सेवा बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये डेनमार्क है। पारस्परिक डाक सेवा बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? डेनमार्क है। तो ये थी फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी 2026 की। तो आप इसको देखकर पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना फ्रेंड्स अच्छे से। सारी इम्पोर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।